हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों अपने मांग की और उसकी पूर्ति हमने की। जी हाँ दोस्तों, आपने इकोनॉमिक्स के बाद अब जो मांग उठाई है वो ओसीएम की उठाई है। तो यहाँ पे ओसीएम का वन शॉट वीडियो हम लेकर आ चुके हैं। अब जब आपके लिए इतनी सारी चीजें आ रही है यार, फटाफट से चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ कि हमारे अंदर और मोटिवेशन आए, फिर आपके बीके और एसपी भी हम क्या लेकर चले आए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज देखो, अब इस वीडियो के आखिर तक बने रहना, और अगर आपको नोट चाहिए रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो इसके भी नोट्स हम बना देंगे। ठीक है, और आपके मनी वाला चैप्टर और पार्टीशन वैल्यूज का जो चैप्टर का जो नोट्स है वो आपको जल्दी शायद शाम तक क्या मिल भी जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टेलीग्राम जो चैनल है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको चेकआउट करना पड़ेगा। चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहली चीज बात करो तो इंट्रोडक्शन। हम जो इंसान होते हैं, हम इंसान क्या करते हैं, हम इंसान एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सही बात है, खाना पीना, हंसना रोना, काम करना, नाचना गाना, या फिर काला चश्मा। सही बात है, तो ऐसे हम लोग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो इन एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो एक बंदा, एक जो इंसान, एक जो पुरुष या फिर एक स्त्री क्या परफॉर्म करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज। अब आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं तो दो एक्टिविटीज में डिवाइड है, एक आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सर इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है, देखो नॉन इकोनॉमिक समझाता हूं। ऐसा कोई भी काम जो किया जा रहा है लेकिन पैसे के लिए नहीं किया जा रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी काम जो पैसे के लिए किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग कि मम्मी का रोज सुबह उठ के खाना बनाना आपके लिए, तो मम्मी ये किसके लिए करती है, ये क्या आपको खाना बना के देगी तो क्या आप उनको पैसे दोगे, नहीं, वो प्यार है। इस वजह से क्या वो एक्टिविटी क्या मम्मी क्या परफॉर्म करती है। तो क्या उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है। मम्मी क्या वो काम पैसे के लिए कर रही है, नहीं है। तो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। पप्पा ने 2 झापड़ मारा कान के नीचे, 2 झापड़ क्या मारा कान के नीचे हमारे, तो बताओ ये पप्पा ने ऐसा का 2 झापड़ मारो तो भाई 1 लाख रुपए मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेगा, या फिर इतना मॉनिटरी मिलेगा, यानी इतना पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो तो आपकी चिंता करते, गुस्सा आ गया, इस वजह से आपको थप्पड़ दे दिया, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया, पप्पा कंपनी जाते, जॉब पे जाते। सही बात है, जॉब क्यों जाते, क्यों, क्योंकि वहां पे वो जो काम करेंगे उसके बदले उनको पैसा मिलेगा। मतलब वो काम किया जा रहा है किसके लिए, वो काम इसलिए किया जा रहा है ताकि उनको पैसे मिलेंगे। तो वो कौन सी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो पैसे के लिए किया जाता है उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, एक नॉन इकोनॉमिक और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का आपको क्या एग्जांपल जो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी इज बीइंग क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज योर बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। क्या है, बिजनेस है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट है। याद कर लो, ह्यूमन एक्टिविटीज में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब काम किया जा रहा है लेकिन पैसे के लिए नहीं किया जा रहा है, और इकोनॉमिक मतलब काम किया जा रहा है लेकिन पैसे के लिए किया जा रहा है, तो उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो देखो, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें होती है। क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजम्पशन। प्रोडक्शन मतलब क्या हो सकता है सर, प्रोडक्शन का मतलब अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलूं तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, लेकिन अगर सीधे साधी भाषा में बात करूं, गुड्स का बनाने में प्रोडक्शन होता है। मैंने क्या किया, मैंने टमाटर लिया, टमाटर को मैंने पीस के क्या बना दी, चटनी बना दी, तो ये क्या हो गया, मेरा प्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया, प्रोडक्शन। मैंने क्या किया, मैंने गेहूं लिया, गेहूं को पीस के उसका आटा बनाया, और आटा बना के उसको पैकेट में करके बेच दिया, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्शन किया। मैंने गुड्स को बनाया ना, आटा बनाया कि नहीं बनाया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अब वो आटा आया तो मैंने अपने एरिया के अलग अलग दुकानों में बांट दिया, क्या, सेल पर्पस के लिए, तो उसको हम लोग क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कंजप्शन क्या होता है, कंजप्शन मतलब दोस्तों कि मैंने ये सामान को यूज किया, ये कंजप्शन हो गया। मैं ये साइलेंस यूज कर रहा हूं तो ये कंजप्शन हो गया। ये बोर्ड यूज कर रहा हूं, ये कंजप्शन हो गया। आप मोबाइल यूज कर रहे हो, ये कंजप्शन। आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये कंजप्शन होता है। मतलब किसी भी कमोडिटी या फिर सर्विसेज जो आप यूज करते हो उसको हम लोग कंजप्शन बोलते हैं। अब तक 10th स्टैंडर्ड में कंजप्शन मतलब क्या देखा होगा आपने, खाना अपने कंजप्शन देखा, लेकिन अभी खाना सिर्फ कंजप्शन होता है क्या, नहीं होता है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर होंगी मेरे ख्याल से आप सभी को। अब आगे बढ़ते चलो, हेयर थोड़ा बिगड़ जाता है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आपके बिजनेस के बारे में बात करना। किसके बारे में, बिजनेस के बारे में बात कर। बिजनेस होता है क्या है, बिजनेस बेसिकली एक ऑर्गेनाइज एफर्ट होता है जहां पे एक बंदा काम करेगा या फिर कई सारे लोग काम करते हैं। सही बात है। देखो बिजनेस बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, हम जैसे आगे बढ़ेंगे हम पढ़ने वाले वो चीजें भी। ठीक है,
तो बिजनेस क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है, एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल द्वारा, समझ में आ गया। अब ये जो बिजनेस होता है पर्सन टू पर्सन किया जाता है। एक पर्सन क्या करता है, एक इंसान बिजनेस करने से पहले क्या गुड्स प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है। गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद वो क्या करता है, उस प्रोड्यूस गुड्स को वो मार्केट में क्या करता है, सेल करता है। क्या करता है, सेल। जैसे मैंने टमाटर लिया, टमाटर को लेकर मैंने टमाटो केचप बनाया, तो ये मेरा प्रोडक्शन हो गया। अब फिर उसको मैं मार्केट में बेचूंगा। मार्केट में क्यों बेच रहा हूं, क्योंकि उसको बेचने के बाद मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कुछ पैसे, जो मैंने काम किया उसके बदले। सही बात है। तो ये सेल हम लोग इसलिए वजह से करते हैं, समझ में आ गया। अब जैसे टोमेटो केचप बनाने मुझे कितना रुपए खर्चा हुआ, 10 रुपए खर्चा हुआ। कितना हुआ, 10 रुपया। उसको बेचा मैंने 20 रुपए में। कितने रुपए में, 20 रुपए में। समझ में आ गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा 10 रुपया प्रॉफिट हुआ। क्यों, 10 रुपए में मैंने बनाया था, 20 रुपए में बेचा। 20 माइनस 10 करूंगा तो 10 मेरा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, जो मेरा फायदा होता है, जो मेरी क्या होगी, इनकम होगी। क्लियर हो गया। अब प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी मेरा प्रोडक्शन मतलब गुड्स का, मेकिंग ऑफ गुड्स, उसको हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। अब जो गुड्स हो सकते हैं वो कोई भी गुड्स हो सकते हैं। वो हो सकता है आपका एग्रीकल्चरल गुड हो, या फिर हो सकता है आपका फाइनल गुड हो, फिनिश्ड प्रोड्यूस गुड्स बोलते हैं, जो फैक्ट्रीज में बनता है। समझ में आ गया। अब जो सामान है, जो भी कमोडिटी है, वो हो सकता है कि आपका मैन पावर से बने या फिर मशीन से बने। अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, मैं टोमेटो ला रहा हूं, टोमेटो को अपने हाथ से मसल रहा हूं, उसमें शक्कर मिला रहा हूं, सब कुछ मिला रहा हूं, तो ये क्या कर रहा हूं, मैं एक मैन हूं, मैं एक इंसान हूं, ह्यूमन बीइंग हूं। मैं अपनी पावर यूज करके क्या मैं कर रहा हूं, टोमेटो केचप बना, तो उसको मैं मैन पावर बोलूंगा। क्या बोलूंगा, मैन पावर। अब वही टोमेटो आया, मशीन है, मशीन में डाला, मशीन में उसको क्या किया, क्रश किया। क्रश करने के बाद उसको अच्छे से क्या किया, उसको स्टिर किया, उसमें शक्कर मिला, अच्छा खासा स्टिर, ऑटोमेटिक सारी चीजें। मैं सिर्फ कर रहा हूं क्या, प्रोडक्ट डाल रहा हूं। तो ये गुड्स किसके वजह से प्रोड्यूस हुआ, आपके मशीन के पावर से प्रोड्यूस हुआ। किसके, पावर ऑफ मशीन की वजह से वो क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ। क्लियर हो गया, पक्का। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड करता है मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या, मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट करना, ये सब क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हेल्प करते हैं। सही बात है। जैसे अगर मैं बात करूं, सामान मैंने बनाया नासिक में, मुझे बेचना मुंबई में, तो नासिक से उड़ के आएगा, उड़ के आएगा क्या, नहीं, उसको एक मीन्स ही है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, मैं यहां पे हूं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, ट्रांसपोर्ट बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं, ट्रांसपोर्ट होना बोलता हूं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जरिया क्या है, ट्रक है, कार है, मोटरसाइकिल है, बाइसाइकिल है, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, इतने सारे मीन्स है। समझा, मीन्स मतलब क्या होता है, जरिया, सोर्सेस। ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो सीधी सीधी बात कर लो। तो मैं कौन सा डेफिनेशन एक्चुअली आपको मैं क्या करूंगा, प्रेफर करूंगा, वो ये रहेगा, प्रोफेसर हाने वाला। अब यहां पे आपको देखो, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, आपको लर्न कर लेनी है। सबसे पहले याद कर लो, ऑर्गेनाइज एफर्ट्स। बिजनेस रिप्रेजेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइज एफर्ट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का। समझ में आ गया, ये एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट होता है। ठीक है। फिर प्रोडक्शन का मतलब याद करो, प्रोडक्शन याद कर लो, गुड्स प्रोड्यूस किससे होता है, मैन पावर और मशीन पावर से, इतना। और एग्जाम्पल खुद से समझ लिख दो। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या याद करना है, सबसे पहले ऑर्गेनाइज एफर्ट होता है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका एक सिस्टमैटिक ये है, फिर प्रोडक्शन क्या होता है वो याद कर लो, गुड्स कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, मैन पावर मशीन पावर से, ये याद कर लो, और फिर एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर देना। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये 5 पॉइंट लिखा, आपको शॉर्ट नोट्स आए तो आप वहां पे लिख सकते हो। अभी आगे और मैं बताऊंगा, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, अपना जो शॉर्ट नोट्स होता है या फिर आप इंट्रोडक्शन आंसर का वो क्या प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं, देखो मेरा जो काम है, सीधी सीधी बात बताओ, तो प्रोफेसर हाने वाला जो डेफिनेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो आप लोग इजी भी और हो भी जाएगा। देखो, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोस ह्यूमन एक्टिविटीज। हमें पता है बिजनेस एक्टिविटी क्या, ह्यूमन एक्टिविटीज। तो याद कर लो, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोस ह्यूमन एक्टिविटीज। मेरे साथ बोलते जाओ, याद हो जाएगा। बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोस ह्यूमन एक्टिविटीज which are directed towards business activities are all those human activities which are directed towards, ठीक है, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। क्या, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। याद कर लो, देखो बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोस ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। बस इतनी ही चीजें याद कर लिया, आपका काम हो गया। याद कर लो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हाने, बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोस ह्यूमन एक्टिविटीज। 5 बार बोलो, ठीक है, which are directed towards the production and processing of wealth. That's it, and you are done with the question. ठीक है। अब यहाँ पे अब आपका क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सही बात है। ये किया ही क्यों किया जाता है, अब ये किया जाता है ताकि कुछ उसके बदले क्या, पैसे मिल सके, पैसे मिले जिससे हम अपनी जिंदगी क्या कर सके, गुजार क्या सके। अब ये इस वजह से नहीं कि मेरे प्यार में, अफेक्शन में या फिर मेरी सेंटिमेंट जुड़े थे, इस वजह से मैंने बिजनेस खोला है।
एक बिजनेस क्या हमेशा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो परफॉर्म किस लिए की जाती है, आपके पैसे अर्न करने के लिए। फिर टू पार्टीज होता है, हर एक ट्रांजेक्शन में हमेशा हर एक ट्रांजेक्शन में दो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, कम से कम दो लोग तो इन्वॉल्व होते ही है। एक बायर होता है और एक सेलर। बायर मतलब क्या होता है, जो सामान खरीदता है उसको हम लोग बायर बोलते हैं। सेलर कौन होता है, जो सामान बेचता है उसको हम लोग सेलर बोलते हैं। समझ में आ गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अब प्रॉफिट मोटिव, तो बिजनेस बेसिकली काम ही क्यों करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है। अगर आप सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, और बेचने पे अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप बिजनेस क्या बंद कर दोगे। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं अर्न करो, तो वो भैया आपका बिजनेस नहीं कहलाता, वो आपका बिजनेस नहीं, आपका सोशल वर्क कहलाएगा। समझ में आ गया। तो एक बिजनेसमैन होता है हमेशा किस लिए काम करता है, आपके प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। याद कर लो, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दो पार्टीज है, प्रॉफिट मोटिव। इकोनॉमिक एक्टिविटी टू पार्टीज, प्रॉफिट मोटिव, तीन दिन रन करेंगे। ठीक है। फिर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब गुड्स बेचने से पहले क्या करना पड़ेगा, गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। समझ में आ गया। गुड्स और सर्विसेज क्या प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, किस एम से, ताकि हम क्या प्रॉफिट क्या अर्न कर सके। ठीक है। फिर एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अब गुड्स बना लिया, तो गुड्स बनाने के बाद उसको क्या बेचना भी पड़ेगा। सही बात है। ट्रांसफर ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हम क्या करेंगे, हम मार्केट में हो सकता है डायरेक्टली जाए बेचने के लिए, या फिर हम हो सकता है कि कुछ लोग मिले, हम उनको बेचो, वो आगे बेचेंगे, फिर वो जाके क्या मार्केट में बेचेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ हायरार्की भी मेंटेन की जाती है, सप्लाई चेन बोलते हैं जिसको हम लोग बेसिकली। तो वो भी कभी कभी क्या मेंटेन किया जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हो गया आपका। फिर डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। हर एक जो बिजनेस होता है वो किस में किया जाएगा, आइदर गुड्स में किया जाएगा या फिर सर्विसेज में किया जाएगा। मैं हो सकता हूं बीइंग अ बिजनेसमैन मैं गुड्स बेच रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि बीइंग अ बिजनेसमैन मैं कोई सर्विस रेंडर कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूं एक आटा बनाने वाली कंपनी को, तो आटा बनाने वाली कंपनी क्या बेच रही है, गुड्स बेच रही है। और एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर कोई गुड्स बेचता है नहीं, वो क्या देता है, सर्विस देता है। क्या देता है, सर्विस देता है। समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया, क्लियर हो गया। अब गुड्स जो हो सकते हैं, अब दो तरह के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा गुड्स जो कंज्यूमर जो है डायरेक्टली क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है या फिर यूज। जैसे चाय पत्ती हो गया, आपका पैकेट का दूध हो गया, मैगी हो गई, ये क्या हो गया, ये डायरेक्टली कंज्यूमर यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है। वहीं अब कैपिटल गुड्स की अगर मैं बात करूं, तो एक बहुत बड़ी जमीन हो गई, एक बहुत बड़ा मशीन हो गया, या फिर मैगी बनाने वाली मशीन, क्या कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करेगा। अगर आपको मैं मैगी बनाने वाली मशीन दूं, आपके लिए कुछ यूज का है नहीं, वो किस लिए, वो आपके इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, वो क्या जाएगा, वो मैगी बनाने वाली कंपनी के पास जाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसा कोई भी गुड्स जो क्या किया जाता है, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए बनाया जाता है, उसको हम लोग कैपिटल गुड्स बोलते हैं। और क्या कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या होता है, ऐसा गुड्स जो किस लिए किया जाता है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज कर सकता है, उसको हम लोग क्या कंज्यूमर गुड्स क्या बोलते हैं। पहला हमने क्या किया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर दूसरा दो पार्टीज थी। फिर तीसरा क्या था, प्रॉफिट मोटिव। फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। देखो आपको 6 पॉइंट्स याद हो रहे कि नहीं हो रहे। अब कंटिन्यूटी इन डीलिंग मतलब क्या होता है, अब यहां पे एक दिन बिजनेस चला, 2 दिन बिजनेस बंद रखा तो चलने वाला नहीं। आप बिजनेस हम उसी को बोलते हैं जो बिजनेस क्या होता है, आपका हमेशा क्या चलता रहता है। एक ट्रांजेक्शन किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसमें कोई भी अगर आपने एक बार सामान बेचा और उससे पैसे कमा लिया, फिर आपने बंद कर दिया बेचना, तो बिजनेस कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। आपने आज बेचा, फिर 1 साल बाद आप सामान बेचो, तो भी वो बिजनेस कहलाता नहीं। बिजनेस क्या होता है, आपके डेली बेसिस पे हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका बिजनेस बोलते हैं। अनसर्टेन रिटर्न्स। अब यहां पे अगर आप जॉब करें तो आपको पता रहता है ये मंथ के एंडिंग में मुझे इतनी सैलरी आने वाली है, सही बात है। लेकिन बिजनेस में फिक्स नहीं रहता है। कभी कभार क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते, कभी कभार क्या होता है कुछ भी नहीं कमाते और उल्टा लॉस में भी चले जाते। तो यहाँ पे रिटर्न्स कभी भी मिलता नहीं है। इस वजह से जब ज्यादा प्रॉफिट भी होता है तो बिजनेसमैन क्या करता है, उसको एंजॉय करता है। वही अगर कम प्रॉफिट होगा तो भी बेयर कौन करता है, आपका बिजनेसमैन क्या बेयर करता है। ठीक है। अब एलिमेंट ऑफ रिस्क अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन होता है वो बहुत ज्यादा रिस्क लेके क्या चलता है। क्यों, क्योंकि कभी भी लॉस हो सकता है, कुछ आपके प्रोविजन चेंज हो गए, गवर्नमेंट की पॉलिसी में टैक्स बढ़ गया, या फिर गुड्स बैन कर दिए। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही बड़ा क्या आपका जो रिस्क है वो क्या लेके चलता है, चोरी हो गई, भूकंप आ गया, कोविड आ गया, तो ऐसे बहुत सारे रिस्क रहता है। तो वहां पे प्रोडक्शन बंद हो जाता है, बिजनेस क्या बंद होने के चांसेस होते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेन एम जो रहता है आपके बिजनेसमैन का, ये तो रहता है कि क्या उसको प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन साथ ही साथ उसका मेन एम क्या रहेगा, मेन एम ये भी रहेगा कि भैया कंज्यूमर सेटिस्फाई होना चाहिए। क्यों, कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तभी अगली बार आएगा और दूसरे लोगों को भी लेकर आएगा। कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो दूसरी बार सामान खरीदेगा क्या, नहीं खरीदेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो याद करो, मेरे पास देखो पहला क्या याद किया था हमने,
पहला हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी, दूसरा क्या देखा था प्रॉफिट मोटिव, तीसरा क्या देखा था टू पार्टीज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, क्या देखा कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। फिर दूसरा क्या देखा हमने एलिमेंट ऑफ रिस्क देखा। फिर हमने क्या देखा अनसर्टेन रिटर्न्स देखे। फिर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप 10 पॉइंट याद कर सकते हो। पहला 3 याद कर लो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, टू पार्टीज और आपका क्या प्रॉफिट मोटिव। फिर क्या गुड्स एंड सर्विस, एक्सचेंज, डीलिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर क्या कंटिन्यूटी इन डीलिंग, एलिमेंट ऑफ रिस्क, अनसर्टेन रिटर्न्स और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। दैट्स इट, यू आर डन विद योर चैप्टर। ठीक है, टॉपिक सॉरी। अब यहाँ पे प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? एक ऐसा पार्ट, ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर हम हमारी जो एजुकेशनल नॉलेज का यूज करते हैं सर्विस देने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। जैसे एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या होता है? जो पढ़ाई किया रहता है वही उसी के बेसिस पे क्या करता है? वो अपना जो जॉब है, अपनी जो सर्विसेज है वो रेंडर करता है, तो वो क्या हो गया? प्रोफेशन हो गया। एक टीचर जो उसने पढ़ाई की रहती है उसी के बेसिस पे क्या करता है? वो लोगों को टीच करता है, तो वो क्या हो गया? एक प्रोफेशन सर्विसेज हो गई। समझ में आ गया? और वहां पे स्पेशल स्किल होता है। ठीक है, डॉक्टर पेशेंट को अलग तरीके से ट्रीट करता है, टीचर स्टूडेंट को अलग तरीके से ट्रीट करता है। समझ में आ गया? तो वहां पे स्पेशल स्किल होती है। अब यहाँ पे मेन एम क्या होता है? मेन एम देखो सीधी सीधी बात है, मेन एम पैसा कमाना तो होता है, लेकिन साथ ही साथ उसका मेन एम क्या रहेगा? इट्स मेन एम विल बी टू रेंडर द प्रॉपर सर्विसेज टू द पीपल्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे एक जो प्रोफेशन होता है तभी हम परफॉर्म कर सकते हैं जब आपने XYZ जो क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो आपने पूरी की होगी। अब डॉक्टर हर कोई नहीं हो सकता जिसने आपके MBBS कंप्लीट की होगी, या फिर BHMS कंप्लीट किया होगा, या फिर BDS कंप्लीट किया होगा। आप वही क्या बन सकते हैं? वो डॉक्टर बन सकते हैं। हर कोई भी स्टेथोस्कोप लेके या फिर कुछ दवाई लेके, इंजेक्शन लेके, दवा लेके, टेबल लेके बैठ जाएगा तो डॉक्टर नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। फाइनेंशियल रिटर्न्स क्या होते हैं? अब बिजनेसमैन को क्या मिलता है रिटर्न में? प्रॉफिट मिलता है, सही बात है, या फिर लॉस मिलेगा। अब ये भाई साहब को क्या मिलेगा? मैं सर्विस रेंडर कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल बंदा होता है उसको क्या मिलती है? फीस मिलती है। क्या मिलती है? फीस। जब तक वो क्या करता है? जब तक वो अपना खुद का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्या चला रहा है, अपना प्राइवेट काम क्या कर रहा है। अगर वो किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हो जाता है, एम्प्लॉयर बन जाता है, या फिर जॉब करने लगता है, तो वहां पे उसको क्या मिलता है? वहां पे उसको सैलरी मिलती है। क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। क्लियर हो गया? अब यहां पे देखो, एम, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल रिटर्न। क्या है? एम, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल रिटर्न। फिर कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी पैसा जो हम बिजनेस स्टार्ट करने में लगाते हैं उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। अगर एक जो बंदा है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर ने खुद की क्लिनिक खोली, तो वहां पे उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा क्या पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सेटअप करना पड़ेगा, आपके मशीन्स होंगी वो लेनी पड़ेंगी, प्लस आपके बेड्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, एक लैंड लेना पड़ेगा, तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्चा होगा। अब ये जो प्रोफेशन टू प्रोफेशन क्या होता है? जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती रहती है? वो चेंज होती रहती है। हर एक प्रोफेशन का जो कैपिटल का अमाउंट रहेगा वो सेम रहेगा क्या? नहीं सेम रहेगा। हो सकता है किसी प्रोफेशन में कम लगे, किसी प्रोफेशन में ज्यादा लगे, या फिर किसी प्रोफेशन में ऑन एन एवरेज लगे। समझ में आ गया? वहीं पे अगर जो डॉक्टर किसी बड़े हॉस्पिटल में क्या करता है? जॉब करता है या फिर एम्प्लॉयड होता है, तो उसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? फिर रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप। अब कुछ जो प्रोफेशन है उनको रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ जो आपके प्रोफेशन होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप की जरूरत पड़ती है। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, तो चार्टेड अकाउंटेंट क्या होता है? आपके ICAI में क्या होता है? रजिस्टर्ड होता है। जो एडवोकेट होता है वो बेसिकली इंडियन आपके क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या होता है? रजिस्टर्ड होता है। प्लस अगर मैं बात करूं, जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर भी क्या होता है? आपके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स में भी क्या होता है? रजिस्टर्ड होता है। और वहां पे हर एक को क्या मिलता है? उनकी यूनिक आईडी, एक कोड मिलता है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो देखो, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? एम पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा? फाइनेंशियल रिटर्न्स पढ़ा। तीसरा हमने क्या पढ़ा? हमने आपका क्वालिफिकेशन पढ़ा। क्या? एम, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल रिटर्न। एम, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल रिटर्न। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने कैपिटल पढ़ा। क्या पढ़ा? कैपिटल। फिर चौथा हमने क्या पढ़ा? मेंबर और रजिस्ट्रेशन। फिर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बने ये फिक्स नहीं है। मैं अपनी स्किल्स, अपनी डिग्री क्या मैं ट्रांसफर कर सकता हूं? क्या मैं अपना प्रोफेशन ट्रांसफर कर सकता हूं? मैं नहीं ट्रांसफर कर सकता, क्योंकि उसके लिए पढ़ाई मैंने की, उसके लिए नॉलेज मैंने अक्वायर किया। तो मैं अपने जो घर में कोई भी होगा तो उनको मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, या फिर मेरे दोस्त को बन सकता है, ले भाई तू मेरी डिग्री ले, तू डॉक्टर बन जा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा, बन सकता। हाँ, अगर उसने पढ़ाई की, उसने सेम एफर्ट डाला, तो वो डॉक्टर बन सकता है। जब तक अनटिल एंड अनलेस वो पढ़ाई नहीं करेगा, या फिर जो एजुकेशनल नॉलेज अक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एक्चुअली, तो वो जब तक पूरी नहीं करेगा तब तक वो डॉक्टर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ठीक है। फिर नेचर ऑफ वर्क अगर मैं बात करूं,
तो प्रोफेशनल चार्ज क्या करता है, वो फीस चार्ज करता है अपने एक्सपर्ट सर्विसेज के बदले। ठीक है, अब यहां पे हो गया। तो यहां पे देखो क्या क्या याद करना आपको, सबसे पहली चीज एम याद कर लो, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन याद कर लो, फिर फाइनेंशियल रिटर्न याद कर लो, फिर क्या है रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, फिर क्या हमने देखा, हमने नेचर ऑफ वर्क देखा, फिर हमने क्या देखा, आपका नॉन ट्रांसफरेबिलिटी देखी, समझ में आ गया, और एक कैपिटल देखा। तो याद कर लो एम क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल रिटर्न, कैपिटल, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, 7 पॉइंट से एम, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल रिटर्न, कैपिटल, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, नेचर ऑफ वर्क और नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। अब एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे जो एक इंसान होता है दूसरे के लिए काम करता है। ठीक है, अब जो बंदा जॉब पे रखता है वो एम्प्लॉयर होता है और जो जॉब करता है वो एम्प्लॉय होता है। ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन होता है यानी जो सैलरी होती है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो जॉब करने से पहले क्या कर लिया जाता है, डिसाइड क्या कर दिया जाता है। समझा। अब इसका एम क्या रहता है, मेन एम क्या रहता है, जो मेन एम होता है एम्प्लॉयमेंट का वो क्या, एम इज टू अर्न मनी फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे मेन एम होता है कि हम क्या करें, हमारी जो जरूरत है उसको पूरी करने की कोशिश करें, चाहे वो एम्प्लॉयज हो जाए, एम्प्लॉयज की और एम्प्लॉयर्स की। समझ में आ गया। फिर क्वालिफिकेशन, अब हर एक जॉब, अब ये जो जॉब, अब वो जॉब पे डिपेंड करता है कि वो उसको स्किल लेबर चाहिए कि अनस्किल्ड लेबर चाहिए। अगर जैसे कोई हेल्पर हो गया, कोई लेबर हो गया जो सामान उठा रहा है, तो वहां पे उसको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है क्या, स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। अगर वहीं पे अगर एक ऐसा बंदा है जो डॉक्टर की पोजीशन पे जॉब कर रहा है या फिर अगर मैं टीचिंग एक स्कूल में जॉब कर रहा है तो वो क्या एक स्किल्ड लेबर होता है, तो उसको क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो जॉब कैसी है, तो वो जॉब के हिसाब से स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की क्या आपकी जो जरूरत है वो क्या पता चलेगी। मॉनिटरी रिटर्न्स होता है, देखो 2 तरीके से मिलते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे काम करके अपनी जो पगार है वो ले रहे हो, आपकी जो रिटर्न से ले रहे हो, तो उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजेस। वही आप क्या करो, 1 महीना काम कर रहे हो, 1 महीना काम करने के बाद अपने मंथ के एंडिंग में एक अमाउंट लेते हो पूरा इकट्ठा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। वेजेस जो रहते हैं 1 दिन में, 1 हफ्ते में या फिर 15 दिन में लिया जाता है। ठीक है, सैलरी जो होता है मंथ के एंडिंग में क्या लिया जाता है। समझ में आ गया। अब साथ ही साथ सैलरी के साथ उसको जैसे बोनस मिलता है, क्वार्टर्स आपके रहने के लिए घर मिलेगा, कैंटीन में जो खाने का अमाउंट होगा वो उसको सब्सिडाइज यानी क्या डिस्काउंटेड मिलेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज आपके एक एम्प्लॉय को होती है। ठीक है, कैपिटल, अब यहाँ पे कैपिटल की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि वहां पे वो किसी के पास जॉब कर रहा है। ठीक है, वो एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर को कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एम्प्लॉय को पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन, कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके एम्प्लॉयज की। ठीक है, अब हाँ, लेकिन हर एक एम्प्लॉय को जो रहता है रूल्स एंड रेगुलेशन जो रहता है वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के या फिर फर्म के वो फॉलो करने पड़ते। समझ में आ गया। हालांकि आपका अभी बहुत सारे रेगुलेशंस आ गए जहां पे एम्प्लॉयज का भी रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, अब मेरी जॉब मिली है मुझे, फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग इन गिरी ट्यूटोरियल्स। ठीक है, मैं गिरी ट्यूटोरियल्स पे काम कर रहा हूं। अब यहाँ पे कल को मेरे घर वाला अगर मैं चला गया तो ये जो जॉब है मेरे घर वालों को मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या, मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, अब हर एक जो बंदा होता है उससे एक्सपेक्टेड रहता है कि वो जो काम है वो काम क्या करेगा, वो काम पूरा क्या परफॉर्म करेगा, पूरा जो काम है पूरी एफिशिएंसी के साथ क्या मेंटेन करेगा। तो सेम चीज है, देखो यहाँ पे भी एम याद कर लो, क्वालिफिकेशन याद कर लो, फाइनेंशियल रिटर्न सेम चीज है, मॉनिटरी रिटर्न्स लिखो, क्वालिफिकेशन लिखो, सेम होता है। ठीक है, एम, क्वालिफिकेशन, मॉनिटरी रिटर्न्स। ठीक है, फिर कैपिटल सेम है। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन सेम है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और नेचर ऑफ वर्क सेम है, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। देखो उधर भी एम पढ़ा था, फिर क्वालिफिकेशन पढ़ी थी, फिर आपका ये पढ़ा था क्या बोलते हैं आपका फाइनेंशियल रिटर्न पढ़ा था, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप पढ़ी थी, फिर उसके बाद नॉन ट्रांसफरेबिलिटी पढ़ा था, फिर नेचर ऑफ वर्क पढ़ा था और आपका कैपिटल पढ़ा था। समझ में आ गया। तो इस तरह से अब बिजनेस के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है, एक आपका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव जो पैसे कमाने के लिए हो। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस हम लोग कर रहे हैं क्यों है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अपने बिजनेस को क्या बड़ा करने के लिए। समझ में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात सर्चिंग न्यूज कस्टमर, हमेशा जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, वो ऐसा काम करता है कि उसके पास नए नए कस्टमर आए और साथ ही साथ जो कस्टमर आ चुके हैं वो रिटेन रहे, यानी उसके पास रुके रहे, किसी और प्रोडक्ट या फिर किसी और कमोडिटी पे क्या शिफ्ट ना हो। इनोवेशन, अब यहाँ पे मार्केट में जब तक कुछ नया नहीं आता तब तक लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता, जब मार्केट में नया आया तब लोगों का इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए क्या करता है बिजनेसमैन, हमेशा
अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीजों को क्या मॉडिफाई करता रहता है, कुछ नई चीजें क्या लेकर आता है, ताकि वो चेंजिंग एरा के साथ वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को भी चेंज कर सकते हैं और लोगों के दिलों में क्या बसा रह सके। बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया, जितने भी रॉ मटेरियल्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, उनका अच्छे से अच्छा यूज करेगा। वो ये कोशिश करेगा कि कोई भी वेस्टेज क्या होना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना कम वेस्ट होगा उतना कम लॉस होगा और उतना ही उसकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम होगी, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, उतना ही क्या बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। इनोवेशन का मतलब मैं बताता हूं, इनोवेशन मतलब क्या होता है, कुछ नई चीजें लेकर आना, कुछ नया सर्च आउट करना, उसको हम लोग इनोवेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वो सर्वे करता है, मार्केट रिसर्च करता है, जो कस्टमर्स है, जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस मतलब जो उसका प्रोडक्ट जो कस्टमर्स खरीदेंगे। जैसा कि मैं बात करूं चौक, तो चौक कौन खरीदेगा, बेसिकली टीचर्स खरीदेंगे, तो उसके टीचर्स की साइकोलॉजी क्या है, तो उसके बारे में वो क्या समझेगा। क्लियर हो गया। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, जो सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी के लिए उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं। सबसे पहली चीज वो क्या क्वालिटी प्रोडक्ट क्या करेगा, आपका सप्लाई करेगा, उसमें कोई भी मिलावट नहीं रहेगा, कोई भी आपका स्कैम नहीं करेगा वो। साथ ही साथ वो क्या करेगा, आपका प्योरिटी मेंटेन करके रखेगा। यूटिलिटी जो है मतलब ऐसा गुड्स प्रोड्यूस करेगा जो ह्यूमन वांट्स को ज्यादा से ज्यादा क्या सेटिस्फाई कर सके। अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वो ब्लैक मार्केटिंग या फिर गलत एडवर्टाइजमेंट देना क्या बंद कर देगा। आपने देखा होगा कि कई बार पहले क्या किया जाता था, आपका तराजू तोला जाता था और तराजू के नीचे चुंबक लगा दिया जाता, तो वो आपका एक होता है ब्लैक मार्केटिंग वाला होता है, एक मिसलीडिंग चीजें होती है। ठीक है, अब बोला एडवर्टाइजमेंट में कुछ और दिखाया जा रहा है और बाद में जब प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो कुछ और निकल रहा है, तो ये भी क्या होता है, गलत होता है, ये सारे काम नहीं करेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको क्या एम्प्लॉय करे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट क्या करे, जॉब्स क्या क्रिएट करे। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, अब वो क्या करेंगे, जब उसके पास जो काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचेगा, उनको बोनस देता है, उनको मेडिक्लेम देगा, उनके बच्चों के स्कूल की फीस में थोड़ा हेल्प करेगा, उनको पीएफ देता है। ठीक है, तो इस तरह के काम क्या करता है, एक अच्छा एनवायरमेंट बनाएगा कि जो उसके वर्कर्स है वो खुशी खुशी क्या यहाँ पे क्या काम करे। हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, अब आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बढ़ता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आपका ट्रैफिक जाम होता है, स्लम एरिया बढ़ता है, फिर एयर और वाटर क्या पोल्यूट होता है, तो ये कोशिश करेगा ये सारी जो प्रॉब्लम्स कम से कम हो, इसको एक तरीका ढूंढ के लाएगा कि ये जो प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट क्या किए जा सके। कॉन्ट्रीब्यूटिंग द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, अब वो क्या करेगा, अब साथ ही साथ अब सोसाइटी से बहुत सारी चीजें ले रहा है, ह्यूमन रिसोर्स ले रहा है, लेबर्स ले रहा है, फिर उसके बाद अगर आपकी रॉ मटेरियल्स ले रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका ये भी धर्म बनेगा कि वो क्या करे, वो सोसाइटी को कुछ रिटर्न करे, तो इसलिए वो डोनेशन कैंप बनाएगा, ब्लड कैंपिंग क्या ऑर्गेनाइज करता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को देगा, तो आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां स्कॉलरशिप देती है, आपके मैराथन अरेंज करती है, तो ये क्यों करती है, आपके वेलफेयर के लिए करती है, सोशल। ठीक है, अब यहाँ पे हम रोल ऑफ प्रॉफिट देखेंगे बिजनेस में। हर एक जो बंदा रहता है, जो बिजनेस ऑपरेट करता है, उसका मेन मोटिव क्या रहता है, आपका प्रॉफिट अर्न करना रहता है। और प्रॉफिट निकलेगा कैसे, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, मतलब कितना पैसा आया। जैसे मैंने टमाटर का अच्छा बेचा था तो मुझे 20 रुपए, तो 20 रुपए मेरा क्या हो गया, रेवेन्यू, मतलब वो पैसा आया। और उसको बनाने में खर्चा कितना लगा था, 10 रुपए, यानी वो क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो अब उसको जब मैं माइनस किया तो मेरा 10 रुपए क्या निकला, मेरा प्रॉफिट निकला। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका रोल क्या प्रॉफिट का, रिटर्न टू इन्वेस्टर। अब बिजनेस जब होता है तो बिजनेस में कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपना पैसा लगाते हैं, उनकी लागत होती है, तो प्रॉफिट बेसिकली हेल्प करता है कि अब वो पैसा दिया, फ्री में दिया क्या, नहीं, उसके बदले वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या फिर डिविडेंड मांगेंगे, क्यों, अगर उनका शेयर होगा तो। सही बात है, तो वो कैसे देते, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी दे पाएगा, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। तो प्रॉफिट इस तरह से काम करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है तो आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ नई चीजें होनी चाहिए, कुछ नया मॉडिफिकेशन होना चाहिए, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझना है, तो वो सब चीजें करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा लगता है। और पैसा तभी आ सकता है जब आपका बिजनेस अच्छा खासा का प्रॉफिट अर्न कर रहा हो। अगर आपका बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं अर्न करेगा तो आप R&D कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, अब मेरी कंपनी पहले 20 यूनिट का सामान बनाती थी, तो 4 मशीन में क्या काम हो जाता था। अब यहाँ पे अब मेरी कंपनी को एक टाइम पे 40 यूनिट बना रहे हैं, तो पहले 4 मशीन में होता था, अभी हो पाएगा क्या, नहीं, अब मुझे 4 मशीन और चाहिए रहेगा, तो 4 मशीन में खरीदूंगा कैसे, जब मुझे प्रॉफिट होगा तभी ना, वरना खरीद पाऊंगा नहीं। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ। अब यहीं पे एक्सपांशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्सपांशन वही हो गया आपका। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब पहले मैं क्या करता था, पहले मैं जूते बनाया करता था, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बेल्ट बनाने की सोच रहा हूँ, शर्ट बनाने की सोच रहा हूँ, पैंट बनाने की सोच रहा हूँ, गॉगल्स बनाने की सोच रहा हूँ। तो शूज बनाने की मशीन जो होती है अलग होती है, उसके लिए जो लेबर्स होते हैं वो अलग होते हैं, उसके लिए जो लैंड है वो अलग है। अब ये सारी चीजें प्रोड्यूस करनी, तो ये सारी चीजों के लिए भी
लैंड लगेगा, लेबर लगेगा, मशीन लगेगा। सही बात है कि नहीं बात है? अब ये सारी चीजें कब आएंगी? जब मुझे बिजनेस में प्रॉफिट होगा शू बनाने के, तभी। उससे पहले अब कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, अब यहाँ पे जो बिजनेसमैन होता है वो अपना प्रॉफिट क्या अर्न करता है, ठीक है, और उसी से वो क्या होता है, उसका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है, उसी प्रॉफिट पर पूरा डिपेंडेंट रहता है, उसी प्रॉफिट से उसका घर का खर्चा चलता है, उसकी जिंदगी चलती है। इंक्रीज एफिशिएंसी, अब यहाँ पे ये क्या करता है, जो प्रॉफिट जब बिजनेस में आता है तो बिजनेसमैन क्या करता है, वो अपना जो जितना भी ड्यू रहता है, जितना भी उधार रहता है, उसको पे कर देता है, एम्प्लॉइज को सैलरी देता है, क्योंकि जब एम्प्लॉइज को सैलरी मिलेगा तो वो अच्छे से काम करेंगे, जब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उनको बोनस भी देगा, तो वो और ज्यादा दिल लगा के काम करेंगे, और कोई भी जो मटेरियल उसका वेस्टेज होगा क्या? नहीं होगा। रिवॉर्ड फॉर रिस्क, अब प्रॉफिट क्या किया जाता है? एज अ रिवॉर्ड कंसिडर किया जाता है। क्या? किसके लिए? जो बिजनेसमैन अलग अलग रिस्क उठाता है, कैलामिटीज का, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गई एडवर्स, तो उसका। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो प्रॉब्लम्स होता है, जो 24 घंटे वो काम करता है, उन सभी चीज के लिए। एक जो बिजनेसमैन होता है कभी 10 घंटे 8 घंटे काम नहीं करता है, वो क्या करता है, वो 24 घंटे उसका दिमाग क्या चलता रहता है, बिजनेस को ग्रोथ कैसे करने का, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो आपका 3 आ रहा है। सबसे पहले रिटर्न टू इन्वेस्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रिवॉर्ड फॉर रिस्क। क्या? रिटर्न टू इन्वेस्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर उसके बाद रिवॉर्ड फॉर रिस्क, फिर क्या आपका ग्रोथ एंड एक्सपांशन है। क्या है? ग्रोथ एंड एक्सपांशन। फिर उसके बाद इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आपका सर्वाइवल। तो यहां पे देख लो, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मींस ऑफ लाइवलीहुड और सर्वाइवल, ठीक है। यहां पे इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो 3 आर क्या है? रिटर्न टू इन्वेस्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर क्या आपका रिवॉर्ड फॉर रिस्क, फिर क्या है आपका ग्रोथ एंड एक्सपांशन है, फिर उसके बाद क्या आपका सर्वाइवल है, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, मींस ऑफ लाइवलीहुड है, फिर उसके बाद क्या है आपका इंक्रीजेस एफिशिएंसी। क्लियर हो गया? अब बिजनेस एक्टिविटीज जो क्लासिफाई की गई अलग अलग एक्टिविटीज में, ठीक है। अब 2 तरह की एक्टिविटी होती है, एक आपका इंडस्ट्री होता है और एक आपका होता है कॉमर्स, ठीक है। अब इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री बेसिकली आपके मेन कंसर्न किससे रहती है? प्रोडक्शन से। वो गुड्स बनाने की कोशिश करता है, सर्विस प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं तो ये क्या हो गई? इंडस्ट्री हो गई। क्या हो गई? इंडस्ट्री हो गई। समझ में आ गया? कॉमर्स का मतलब क्या होता है? जो गुड्स और सर्विसेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है, कॉमर्स उसी को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कॉमर्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री क्या होता है? इज मेनली कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हो गया? अब प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी। अब बिजनेस 2 टाइप के होते हैं, एक इंडस्ट्री होगा, एक कॉमर्स हो गया। अब इंडस्ट्री 3 टाइप की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है। चलो अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली चीज, अब इंडस्ट्री मैंने ऑलरेडी बताया, ये क्या करता है? आपके जो गुड्स होते हैं नेचर से उठाता है, उनको कन्वर्ट करता है और एक फाइनल गुड्स या फिर आपके कैपिटल गुड्स में क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, प्रोसेस होता है गुड्स का, माइनिंग होता है, ब्रीडिंग होता है, रियरिंग होता है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे चीजें क्या दी है? देखो सबसे पहली चीज यहां पे मैं प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करता हूं। प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली कंसर्न होती है नेचर से। याद करो, प्राइमरी इंडस्ट्री किससे कंसर्न होती है? नेचर से कंसर्न होती है। ये एक नेचर ओरिएंटेड आपकी क्या होती है? आपकी ये इंडस्ट्री होती है, ठीक है। ये क्या करता है? जो इंडस्ट्री होती है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री जो भी गुड्स प्रोड्यूस करती है, वो गुड्स एज अ रॉ मटेरियल काम करते हैं। किसके लिए? आपके सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए क्या काम करते हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्री आपकी 3 टाइप में डिवाइडेड है। कौन सी? एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। अब जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? यहाँ पे जैसे हम लोग ने टमाटर उगाया, हमने वीट उगाया, मतलब जो फार्मिंग होता है, कल्टीवेशन होता है लैंड का, वो हम लोग जो करते हैं, जिससे हम एक जो क्रॉप क्या आता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री आते हैं। मैं वीट उगा रहा हूँ, प्राइमरी इंडस्ट्री। मैं अनियन उगा रहा हूँ, प्राइमरी इंडस्ट्री। मैं लहसुन उगा रहा हूँ, प्राइमरी इंडस्ट्री। मैं फल उगा रहा हूँ, प्राइमरी इंडस्ट्री। मैं कांदे उगा रहा हूँ, ये प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया। मैं फूल उगा रहा हूँ, ये प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। बेसिकली ये फार्मिंग और कल्टीवेशन से क्या होता है? रिलेट करता है। अब जो गुड्स की क्वालिटी होती है, यानी जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होती है, वो डिपेंड करता है लैंड कितना फर्टाइल है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, बारिश कितनी है, ये सारी चीजों पर क्या डिपेंड करता है। फिर क्या आता है आपका? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बेसिकली आपके मेनली डिपेंड किस पे करती है? आपके माइनिंग से। देखो, दिस इंडस्ट्री आउटड्रॉज फ्रॉम दी ड्रॉज आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। अब जनरली अगर मैं बात करूं तो रॉ फॉर्म जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे हम लोग ऑयल्स निकालते, हम लोग कोल्स निकालते, फिर उसके बाद फिशिंग करते, फॉरेस्ट्री करते, तो ये आपका हो गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो गया। क्या हो गया? एक्सट्रैक्टिव क्या इंडस्ट्री हो गया। फिर जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है? जेनेटिक इंडस्ट्री बेसिकली जहां पे हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मुर्गी पाली,
अब उस मुर्गी को क्या मर गया, उसने मुर्गी ने अंडे दिया, उसमें से और मुर्गियां निकली, तो और उन मुर्गियों ने भी अंडे दिए और मुर्गी निकली। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, या फिर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उसको मल्टीप्लाई करता हूँ। ये मेरा क्या होता है, जेनेटिक इंडस्ट्री होता है। समझ में आ गया? तो क्या आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हो गया, आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो गया, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। आम को उगाना, आम को डबल करना का आम को क्या होता है, आम के पेड़ पे पक्का हुआ आम कर बनाना, हम लोग इंजेक्शन डाल के ये सारे केमिकल्स यूज करते हैं, तो जेनेटिक इंडस्ट्री हो गया। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या हो गया, जैसे हम लोग फूल तोड़ते हैं, फूल तोड़ के हमने कुछ सामान बना दिया, फिर कुछ बना दिया, तो आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो गया। हमने कोयला बनाया, कोयला निकाला, फिर उसके बाद आयरन निकाला, ठीक है, उसको बना के हमने कुछ मेटल की चीजें बनाई, तो हमारा क्या हो गया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो गया। अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बेसिकली आपका, जैसे मैंने अनियन उगाया, मैंने वीट उगाया, मैंने चावल उगाया, तो ये आपका प्राइमरी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होता है। ठीक है, इंडस्ट्री तीन टाइप की, प्राइमरी इंडस्ट्री में तीन टाइप है, एग्रीकल्चर है, एक्सट्रैक्टिव है, जेनेटिक है। याद करो, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। फिर उसके बाद आता है हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ये जो इंडस्ट्री होता है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। ये जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे मैंने टमाटर उगाया तो ये मेरा प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया। अब टमाटर उगा के मैंने क्या किया, उसका केचप बनाया, उसको कन्वर्ट किया, एक रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल था कि नहीं था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था, उसको मैंने उठाया और मैंने केचप बनाया, यानी फाइनल गुड बनाया। तो ये क्या हो गया, मेरा सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गया। समझ में आ गया? अब यहां पे याद करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है, जब मैं क्या कर रहा हूं, टमाटर ले रहा हूं प्राइमरी इंडस्ट्री से, और उसको क्या, उसको मसाला ले रहा हूं, उसमें शक्कर ऐड कर रहा हूं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करके मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, किसमें, केचप में या फिर सॉस में। तो ये मेरी क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब क्या हो गया, मैं डैम्स बनाता हूँ, ब्रिजेस बनाता हूँ, बिल्डिंग्स बनाता हूँ, स्कूल्स बनाता हूँ, कैनल्स बनाता हूँ, मेट्रोस बनाता हूँ, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो आउटपुट्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल होते हैं क्या, नहीं, मूवेबल नहीं होते। क्लियर हो गया? सेकेंडरी में क्या है आपका, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी में क्या, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव और आपका क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, अब टर्शरी में देखेंगे, टर्शरी क्या करता है, टर्शरी बेसिकली दोनों को क्या, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। प्राइमरी सेकेंडरी सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब ट्रेडिशनल कैटेगरी में आता है। मॉडर्न टाइम्स में जैसे होटल इंडस्ट्री हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, ये सब टर्शरी में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम बिलोंगिंग टू दी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, या फिर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूं, तो मैं टर्शरी इंडस्ट्री से बिलोंग करूंगा। मैं एक सिविल इंजीनियर में बिल्डिंग्स बनाता हूं, तो मैं सेकेंडरी इंडस्ट्री से बिलोंग करूंगा। वहीं पे मैं एक फार्मर हूं, मैं क्या करता हूं, मैं खेती करता हूं, तो मैं किससे बिलोंग करूंगा, मैं प्राइमरी इंडस्ट्री से बिलोंग करूंगा। समझ में आ गया? तो इंडस्ट्री बिजनेस दो टाइप में डिवाइड है, इंडस्ट्री में, कॉमर्स में। इंडस्ट्री मतलब क्या था, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे तीन टाइप की इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब जो खेती बाड़ी से रिलेटेड होती है, ठीक है, उसमें भी तीन टाइप की है, एक आपका है जेनेटिक इंडस्ट्री, एक आपका है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव। फिर उसके बाद सेकेंडरी में अगर बात करूं तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और आपका कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है, टर्शरी इंडस्ट्रीज। अब कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स क्या होता है, बेसिकली इट इज ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। ठीक है, अब ट्रेड की अगर मैं बात करूं, ऐसी एक्टिविटी जहां पे गुड्स और सर्विसेज क्या आ रही है, बाय या फिर सेल की जा रही है, किसके एक्सचेंज में, मॉनेटरी एक्सचेंज में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ट्रेड बोलते हैं। समझ में? इसमें दो लोग होते हैं, एक आपका बायर होता है और एक सेलर होता है। बायर जो गुड्स खरीदता है, सेलर कौन होता है, जो गुड्स बेचता है। ठीक है, अब ट्रेड आपका क्लासिफाई किया गया, सबसे पहला होम ट्रेड होता है। होम ट्रेड बोलो, इंटरनल ट्रेड बोलते हो, मतलब ऐसा ट्रेड जो हमारे देश के अंदर ही गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होम ट्रेड, इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड जो होता है वो दो टाइप में डिवाइड है, आपका होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है, ऐसा ट्रेड जहां पे गुड्स और सर्विसेज तो नहीं, एक्चुअली गुड्स जो होती है वो बड़ी क्वांटिटी में खरीदी और बड़ी क्वांटिटी में क्या बेची जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग होलसेल ट्रेड बोलते हैं। एक बंदा जो होलसेल ट्रेड परफॉर्म करता है उसको हम लोग होलसेलर बोलते हैं। समझ में आ गया? वो बड़े पैमाने पे सामान खरीद के लेकर आता है और आपके छोटी छोटी क्वांटिटीज में क्या होता है, आपके रिटेलर को बेचता है। रिटेलर कौन होता है, जो रिटेल का धंधा करता है उसको हम लोग रिटेलर बोलते हैं। समझ में आ गया? अब रिटेल ट्रेड मतलब क्या होता है, एक ऐसा बंदा जो एक्चुअल में क्या करता है, फाइनल गुड्स आपकी कंज्यूमर तक पहुंचाता है। ठीक है, उसको हम लोग रिटेल ट्रेड बोलते हैं। अब रिटेल ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो आपके बड़े पैमाने पे सामान खरीदता है, लेकिन अगर मैं होलसेल के कंपैरिजन में करूं तो उससे कम सामान खरीदता है। समझ में आ गया? और कंज्यूमर के हिसाब से क्या उसको गुड्स क्या सप्लाई करता है। और जो बंदा रिटेल ट्रेड परफॉर्म करता है उसको हम लोग रिटेल ट्रेडर बोलते हैं। समझ में? रिटेलर बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, अब फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, आप देखो, जब तक मैं देश में ट्रेड कर रहा था वो इंटरनल ट्रेड हो गया।
अब जब मैं देश के बाहर ट्रेड कर रहा हूं, जैसे मैं इंडिया में हूं, मैं चाइना वाले बिजनेसमैन के साथ क्या कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, मेरा एक्सटर्नल ट्रेड हो गया। मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करता था, एक्सटर्नल ट्रेड हो गया। समझ में आ गया? वही मैं अपने देश के अंदर राजस्थान में कर रहा हूं, महाराष्ट्र में कर रहा हूं, यूपी में कर रहा हूं, कर्नाटक में कर रहा हूं, आंध्रा में कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, मेरे देश के अंदर ही ट्रेड करता हूं, ये इंटरनल ट्रेड हो गया। वही ट्रेड में यूएसए से कर रहा हूं, आपके ब्रिटिश कंट्री से कर रहा हूं, या फिर अगर मैं बात करूं आपके चाइना से कर रहा हूं, या फिर जापान से कर रहा हूं, यानी ये क्या होगा, मैं अपने देश की बाउंड्री के बियॉन्ड क्या कर रहा हूं, ट्रेड कर रहा हूं, तो मेरा एक्सटर्नल ट्रेड हो गया। समझ में आ गया? अब इंपोर्ट ट्रेड मतलब क्या होता है? इंपोर्ट ट्रेड मतलब क्या होता है, जब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मेरा दोस्त चाइना में, चाइना से मैंने क्या, चाइना में मैंने उसको पैसे भेजे और उस वहां से मैंने क्या किया, मैंने आईफोन खरीदा, तो यहाँ पे मैं जो आईफोन है वो दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में मंगा रहा हूं कि नहीं मंगा रहा हूं, तो मेरा क्या होगा, इंपोर्ट होगा। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इंपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। जब कभी भी हम दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में सामान मंगाते हैं तो हम लोग उसको इंपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट का बोलते हैं, मेरा अचार पापड़ का बिजनेस है माधवी की तरह, तो मैं क्या कर रहा हूं, अचार पापड़ बेच रहा हूं। मेरा दोस्त चाइना में बैठा हुआ, उसको अब सांप का सूप पी पी कर क्या उसको एसिडिटी होने लगी, तो वह अचार खाना चाहता है, ठीक है, टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे अब मैं अपने देश से दूसरे देश में सामान बेच रहा हूं, तो मेरा क्या होगा, एक्सपोर्ट हो गया। इंपोर्ट मतलब दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाना, उसको इंपोर्ट बोलते हैं। अपने देश से दूसरे देश में सामान बेचना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। अब एंट्री पोर्ट मतलब क्या होता है, बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बात कर लेता हूं, अब मैंने क्या किया, मैंने चाइना से आईफोन मंगाया, चाइना से मैंने आईफोन मंगाया, ठीक है, यानी इंपोर्ट किया। अब उसी आईफोन को मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी कंट्री में ना रखकर मेरे पास आया, फिर मैं क्या कर रहा हूं, पार्सल कर रहा हूं मेरे दोस्त को, जो मेरा दोस्त आपके नेपाल में बैठा हुआ है। कहां पे बैठा हुआ है, नेपाल में। मैं उसको क्या कर रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? मतलब मैंने क्या किया, मैंने देखो, आजा आजा, हाँ देखो, ये मेरा कंट्री है, ये चाइना है, अब नीचे आ जाओ, ये चाइना और ये नेपाल है। समझ में आ गया? यहां से मैंने आईफोन मंगाया, तो यानी मैं अपने देश में मंगाया, तो मैंने क्या किया, गुड्स इंपोर्ट किया। अब यही आईफोन को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे आपके नेपाल में मेरा जो दोस्त है उसको मैं बेच रहा हूं, तो ये क्या हो गया, मेरा एक्सपोर्ट हो गया। समझ में आ गया? तो इस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंट्री पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्री पोर्ट। यानी एक देश से आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, और उसी गुड्स को आप क्या कर रहे हो, दूसरी कंट्री में बेच रहे हो, तो इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री पोर्ट क्या बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एक्चुअली होता क्या है, ये बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जो क्या करती है, जो कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रेड एक्टिविटीज है उसको स्मूथ फंक्शन करने में या फिर उसको परफॉर्म करने में हमें हेल्प करती है, तो उसको हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं या फिर एड्स टू ट्रेड बोलते हैं। कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव रोल प्ले करती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सर्विसेज देते टाइम, तो ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या करती है, हमें हेल्प करती है उन प्रॉब्लम से क्या टैकल आउट करने के लिए। जैसे ट्रांसपोर्ट, अब यहां पे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, देखो गुड्स कहीं और प्रोड्यूस होते हैं और डिमांड कहीं और होता है उसका, सही बात है, पैसा कहीं और जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, शुगर जो है आपकी एक ऐसी जगह प्रोड्यूस की जाती है जहां पे गन्ने के खेत होते हैं वहां पे, लेकिन क्या जो शक्कर है वहीं पे प्रोड्यूस और वहीं पे बिक जाती है क्या, नहीं, वो मुंबई में भी आता है, आपके कोलकाता में भी जाता है, आपके आपका बंगाल और कोलकाता एक ही जगह है भाई, ठीक है, फिर उसके आंध्रा में भी जाता है, उत्तर प्रदेश में भी जाता है। तो यहाँ पे अब वहां तक पहुंचेगा कैसे, तो वहां तक पहुंचाता कौन है, ट्रांसपोर्ट पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट पहुंचाता है। समझ में आ गया? अब वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने शक्कर बनाया, कितना बनाया, 1 टन शक्कर बनाया। कितना शक्कर बनाया, 1 टन। अब 1 टन मैंने शक्कर बनाया, तो क्या 1 टन शक्कर जो है जिस दिन मैंने बनाया उसी दिन क्या पूरा बिक जाएगा, क्या नहीं बिकेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अब क्या चाहिए, वो 1 टन शक्कर स्टोर करने के लिए मुझे जगह चाहिए कि नहीं, जगह चाहिए। जो शक्कर को खराब भी ऐसी जगह स्टोर करना है जहां से शक्कर खराब भी नहीं होगा और मेरा बचा भी रहेगा, और जब जरूरत पड़ेगी, जब डिमांड क्रिएट होगा, लोग जब मांगेंगे, तब मैं क्या उनको बेच भी सकता हूँ, सप्लाई भी कर सकता हूँ। तो वो जब क्या किया जाता है, जब गुड्स क्या आपके एक ऐसी जगह पे स्टोर किया जाता है आपके, जब तब तक के लिए जब तक उसका क्या कंजम्पशन पीरियड नहीं आता या फिर डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड नहीं आता, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेयर हाउस। आपने देखा होगा गोडाउन जैसे होते हैं, तो वैसे वेयर हाउस भी होते हैं। जब तक आपका सामान है, सामान वहां पे स्टोर रहता है, जब जरूरत पड़ती है तो उसको निकाल के हम लोग क्या मार्केट में बेचते हैं, तो उसको वेयर हाउस हुआ आपका। इंश्योरेंस क्या होता है, अब आपको पता है कि बिजनेसमैन जो होता है वहां पे बहुत सारा रिस्क होता है। आपके हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट जा रहा हो, ट्रांसपोर्ट में जाते जाते टायर पंचर हो गया या फिर ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे गुड्स खराब हो सकते हैं, या फिर बारिश हो गया तो बारिश की वजह से गुड्स खराब हो सकते हैं, या फिर चलती गाड़ी में चोरी हो गया, या फिर वेयर हाउस से चोरी हो गया, या फिर आग लग गई,
तो ऐसे बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो यहाँ पे इंश्योरेंस, जब हम किसी भी, इंश्योरेंस क्या करता है, कहीं ना कहीं हमें ये जो मुसीबत है उनसे बचाता है, जो नुकसान होता है उससे बचाता है। अगर हमने गुड्स का इंश्योरेंस करवा के रखा है तो जो भी नुकसान होगा, अगर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने शूज के मेरे इंश्योरेंस करवा के रखी है, अब मैं शूज भेज रहा हूँ ट्रांसपोर्ट और वहां पे एक्सीडेंट हो गया, और जितना भी लॉस हुआ रहेगा तो उतना पैसा मुझे क्या मिलेगा, मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, जिससे मेरा लॉस होगा क्या, नहीं, मेरा कुछ भी लॉस होगा नहीं। हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जैसे आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया और आपको जहां नुकसान हुआ 10 लाख हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 लाख नहीं देगी, वो 5 लाख रुपए तक ही देगी। समझ में आया, क्योंकि आपने 5 लाख का तक का ही इंश्योरेंस किया था। अब ऐसा भी नहीं होता कि आपने इंश्योरेंस दिया 5 लाख का लेकिन आपको नुकसान 2 लाख का हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख रुपए, नहीं, जितना नुकसान हो उतना ही मिलेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग हेल्प करता है बिजनेसमैन को, उसको क्या देता है, उसको आपके डीडी डिमांड ड्राफ्ट वाला हेल्प करता है, करंट अकाउंट जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अगर उसको फंड की जरूरत पड़े तो वहां पे उसको लोन भी देता है। तो ऐसी फैसिलिटीज क्या आपका जो बैंक है वो क्या प्रोवाइड करता है। एडवर्टाइजिंग कंपनी, अब देखो सीधे सीधा आपने सीखा होगा कि जो दिखता है वही बिकता है, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट को अगर बेचना है तो आपको उसका एडवर्टाइजमेंट भी क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छा करना पड़ेगा। जब तक आप अच्छा नहीं करोगे तब तक वो होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। आपका बिकेगा क्या, अच्छे से बिकेगा नहीं। 2 मिनट में क्या तैयार होता, आपके मन में आ गया होगा मैगी, क्या चल रहा है, आपके मन में आ गया होगा ये सब क्या, ये एडवर्टाइजिंग का नजरिया है जो आपका प्रोडक्ट का एक छाप क्या छोड़ जाती है। अब मर्सेंटाइल एजेंट्स क्या होता है, अब मर्सेंटाइल एजेंट्स की अगर मैं बात करूं, जो कस्टमर्स होते हैं वो आपकी एक जगह पे लोकेटेड होते हैं क्या, नहीं, कस्टमर जो रहते हैं वो आपकी दुनिया के अलग अलग जगह पे लोकेटेड होते हैं। तो वहां तक प्रोडक्ट्स के बारे में कौन बताता है, वहां तक प्रोडक्ट्स पहुंचाता कौन है, ये मर्सेंटाइल जो एजेंट्स होते हैं वही पहुंचाते हैं। समझ में आ गया। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ इश्यू हुआ तो उनकी बात हम तक कौन पहुंचाएगा, तो कस्टमर्स की बात हम तक मर्सेंटाइल एजेंट क्या पहुंचाता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, अपना इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाना, उसको समझाना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर नहीं समझा तो कोई इशू नहीं है, समझने की जरूरत भी नहीं है, आपको इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर्स के बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में, कंज्यूमर के बीच में। अब ये समझने के लिए, अगर ट्रेडर और प्रोड्यूसर के बीच में, इसलिए क्योंकि ट्रेडर क्या होता है, वो अल्टीमेट कंज्यूमर से डील करता है। कंज्यूमर को इस प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसमें क्या वेरायटी चाहिए, ये सारी साइकोलॉजी, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होता है एक होलसेलर या फिर जो रिटेलर होता है वो किसको देता है, वो प्रोड्यूसर को देता है। और फिर प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर ही उसमें उस हिसाब से क्या मॉडिफिकेशन क्या करता है। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या है, आपका ट्रेड होता है, ट्रेड आपके 2 तरीके के, इंटरनल ट्रेड होता है और आपका एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में आपका 2 टाइप है, एक होलसेलर और एक रिटेलर। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल ट्रेड में 3 है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। ठीक है। अब यहीं पे ऑक्सिलरी ट्रेड अगर मैं बात करूं तो क्या है आपका यहां पे देख लो, आपका ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउस है, इंश्योरेंस है, बैंक है। क्या, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, इंश्योरेंस और बैंक। और फिर उसके बाद क्या, मर्सेंटाइल एजेंट और कम्युनिकेशन। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा जो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये आपका पूरा जो चैप्टर है वो 1 शॉट वीडियो था। तो यहाँ पे इसलिए इतना डेप्थ में चीजें तो नहीं बताई हमने, आपको एक ओवरव्यू दिया कि आपको जो कंसेप्ट है वो समझ में आया है। तो अगर मेरे ख्याल से कुछ चीज समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।